नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार बीपीएससी को रद्द करनी पड़ी शिक्षक बहाली परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक को लेकर जो लगातार खबरें चल रही थी, आखिरकार उनको रद्द करना पड़ा। देखिए इतना विलंब क्यों, या फिर जिस तरीके से बार बार आयोग आर्थिक अपराध इकाई से ये सवाल कर रहा था कि आपके पास ठोस सबूत क्या है, तो क्या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इस तरीके से सवाल करना कहां तक जायज है, या फिर जिस तरीके से बिहार में हर एक दो परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश जी हैं, पुलिस पदाधिकारी भी रहे हैं और अभी प्रोफेसर भी हैं। अखिलेश जी आपको आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये जो बीपीएससी सवाल बार बार दूसरी बार भी आर्थिक अपराध इकाई से उन्होंने सवाल किया कि भाई फैक्ट क्या है, आपके पास साक्ष्य क्या है, क्या ये प्रोसेस आपको सही लगा एक एज ए पुलिस पदाधिकारी के रूप में? देखिए, पिछले जो हमारी आपसे बातचीत हुई थी संतोष जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप ये जो युवाओं के हित के मुद्दे हैं, उसको लेकर के बहुत मुखर होकर बात कर रहे हैं। आज के डेट में इतना आसान भी नहीं है इतना मुखर होकर बात करना, तो आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि युवाओं के मुद्दों को आप उठा रहे हैं। सीधे तौर पे ये एक जो कह सकते हैं कि समाज के हाशिए पे खड़े युवा हैं, उनसे जुड़ी हुई मुद्दे हैं ये। तो ऐसी परिस्थिति में ये ऐसी बात करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि पिछले सेशन में भी मैंने कहा था आपको कि जो पुलिस के पास एक ट्रेनिंग है इन्वेस्टिगेशन का, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो जैसे जब क्राइम के जाँच करने का जहाँ तक बात है, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं कर सकते हैं। वो विभागीय कार्रवाई और बाकी चीज़ जाँच कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये तो एक काइंड ऑफ क्राइम है, और क्राइम को तो जो यूयू के लोग हैं, वहाँ पुलिस पदाधिकारी हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। और मैं पिछले भी बार कहा था आपको कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो 2-3-4 केसों को लेकर के है, बहुत शानदार रिकॉर्ड है। तो जब ये एफआईआर लॉन्च किए होंगे और जितने जो प्रेस विज्ञप्ति था वो बहुत डिटेल था, और ये इस बात के लिए पर्याप्त सबूत था कि घटनाएँ घटी हैं। और तभी भी मैंने कहा था कि बीपीएससी ये खुल के नहीं बोल पा रही है कि हम इसको नकारते हैं। तो कहीं न कहीं वो 50-50 कंडीशन को लेकर के चल रहे थे। तो आखिरकार बीपीएससी को मानना पड़ा, और ये अधूरी जीत है, मैं ये भी कहूँगा। क्योंकि पहले भी पेपर कैंसल हुआ, इसका मतलब अभी भी हुआ, तो रुक नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो मतलब डर नहीं पैदा हो रहा है, ये जो गैंग है, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा और काम करने का ज़रूरत है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये पूरा तब होगा जब इसमें इन्वॉल्व सारे लोगों को मतलब उसको स्पीडी ट्रायल करा करके और तुरंत उसको जेल दिया जाए, और इसमें कोई भी आदमी ना बचे, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनको बचाया ना जाए। हम यही कहेंगे, सरकार से यही अपील करेंगे कि इसमें कोई नहीं बचे। और ऐसा नहीं कि जाँच के नाम पे धीरे-धीरे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो वैसा ना हो और इसमें न्याय मिले। न्याय तभी मिलेगा कि जो भी मास्टरमाइंड है उनको जेल हो, और तब जाकर के और बाकी लोगों के अंदर में एक डर पैदा होगा कि ऐसा करने से हमको बड़ी सजा होगी, आजीवन कारावास हो जाएगी। इस तरह की चीजें होंगी। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल ये भी है कि अभी भारत सरकार ने एक नया कानून लाया है कि भाई इस तरीके के मामले में राजद्रोह, मतलब वो राष्ट्रद्रोह का ये है, लेकिन बिहार से वो हर स्टेट को नोटिफाई करना है, या फिर जो जैसे ये कानून बना तो ये कानून बिहार में भी लागू होगा? क्योंकि नहीं, वो मतलब सभी जगह लागू हो जाएगा वो। सभी जगह लागू हो जाएगा क्योंकि वो नेशनल लेवल पे बना रहे हैं। तो जो एनएसए है, तो वो स्टेट ये आधारित नहीं है। वो सब जगह लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें उस एक्ट का कोई चर्चा नहीं है। हाँ, अभी वो मान लीजिए कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाला समय में होगा। और कई लोग इस पे बात उठा रहे हैं, हम लोग भी उठाते रहे। लेकिन है क्या कि एक्ट तो है हमारे पास पहले भी, अगर उनका सही से इस्तेमाल हो जाए तभी भी रोका जा सकता है।
ऐसा नहीं कि हम बहुत ड्रैकोनियन और बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ लेके आ जाएँगे, तो चीज़ें रुक जाएँगी, ऐसा नहीं होगा। अब मर्डर केस है, उसमें फांसी तक का सज़ा है, तो क्या लोग मर्डर नहीं रोक रहे हैं? या मतलब आजीवन कारावास है, बहुत इस तरह की सज़ा है, लेकिन तभी भी क्राइम होता है। तो मेरा कहना है कि अगर छोटा सज़ा भी है, अगर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, जो लोग कल्प्रिट हैं, अगर जो लोग अपराधी हैं, अगर उनको सज़ा होना शुरू हो जाएगा, 3 साल का ही सज़ा हो जाए, 7 साल का ही सज़ा हो जाए, तो चीज़ें मतलब रुकने लग जाएँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा वो, वही प्रॉब्लम है। और या जाँच जो है लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब वहाँ पहुँचने लग जाएगा, तो समझिए कि न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पे ज़रूर अंकुश लग जाएगा। देखिए अखिलेश जी, एक और बात जो विशाल चौरसिया हो चाहे गुप्ता है, ये सब कई बार जेल गए हैं, जेल से बाहर आए हैं, चंद महीनों में ही उन्हें जमानत भी मिल जा रही है, लेकिन अकूत संपत्ति ये लोग अर्जित किए हैं। कई मामलों में, आपराधिक मामलों में तो संपत्ति जब्त करने की बात सामने आती है, लेकिन ये परीक्षा वाले मामले में जैसे लगता है कि जब तक हम लोग खबर चला रहे हैं ना, 10 दिन 15 दिन तक चीजें चलती है, उसके अचानक वैक्यूम मतलब चीजें ठाड़ सी जाती है। ये ऐसे में ये लड़ाई कैसे आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत हुँ। मुश्किल है। हाँ, देखिए ये जो बिग शॉट्स हैं ना, इनका नेक्सस बहुत मजबूत है और ये जगह-जगह मतलब अपना नेक्सस बना के रखे हैं। हर जगह इनके पास बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, वो लूप होल देखते हैं कि कहाँ पे एफआईआर में लूप होल है या इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पे लूप होल है। उसको ये पकड़ते हैं और अपना जो भी कह सकते हैं कि टूल यूज़ करते होंगे, उन टूल का इस्तेमाल करके ये ज़मानत पा लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब जब इस तरह के जो फ्रीक्वेंट कह सकते हैं कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, तो इनको जल्दी बेल नहीं देना चाहिए। कोर्ट से भी हमारा अपील है कि हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के बड़े क्राइम्स को करते हैं, ये छोटा क्राइम नहीं है। अब आप समझिए कि कि किसी एक का हक मारा जा रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो लोग गलत तरीके से आएँगे, वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, वो 30 साल तक उस चेयर को खराब करेंगे और आगे भी इस चेन को प्रोपेगेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्राइम मतलब सिंगल क्राइम नहीं है, इनका बहुत मल्टीपल मतलब इम्पैक्ट है सोसाइटी का ऊपर में, तो इसको चेक करना, इसको बहुत एक हीनियस क्राइम के जैसा लेना चाहिए। अगर कोई जजेस है, कोई वकील है, तो उनको भी ये एक हीनियस क्राइम की तरह लें और ये ऐसे लोगों ऐसे अपराधी तत्व के लोगों का बेल ना हो और उनको कन्विक्शन तुरंत हो। मतलब इस तरीके के मामले में स्पीडी ट्रायल हो, ईडी उसकी संपत्ति को जब्त करे। जैसे आप बताए ना, रंजीत डॉन का मामला कब का है, सीबीआई जांच हुआ उसका, अभी तक हुँ। रंजीत डॉन बाहर कई इलेक्शन लड़ लिया, उसके केस का क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है हाँ, कि सीबीआई भी जिस मामले को अगर जांच किया तो कोई उस पर कोई कन्विक्शन हुआ हो या उसको लेकर मतलब एक अलग तरीके से अनुसंधान करके चीजों को स्पीडी ट्रायल या फिर उनका जो अपना पुलिस का जो अपना प्रोसेस है कि भाई जुडिशियरी के माध्यम से उसको चीजों को जल्द से जल्द एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, वो भी नहीं दिखता है। देखिए, इस मामले में लोग पहले सीबीआई को केस ट्रांसफ़र करते थे। सीबीआई के जो केसेस हैं अभी तक में, आप देखिए कि किस तरह से वो चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। और वो मतलब समझिए कि कई कई बार तो ऐसा लगता है कि चीज़ों को अगर लेंदी करना हो तो आप सीबीआई को सौंप दीजिए। वो चला जाएगा और वो ठंडे बस्ते में धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस देश के अंदर में, जो सीबीआई किए और वो फाइनल कोई उसमें कंक्लूजन नहीं दे पाए और कंक्लूजन नहीं दे और उसमें इतना मशीनरी लगता है, इतने इंटेलिजेंट लोग लगता है। सीबीआई अपने आप को कहती है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत तगड़ा है। लेकिन मतलब उसका परिणाम हमारे सामने आएगा तब तो हम किसी चीज़ को तगड़ा मानेंगे, कि अगर अपने आप पीठ थपथपाते रह जाएँगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। तो ये समझिए कि मिसनोमर टाइप से चीज़ है। चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि सीबीआई को केस ट्रांसफर जाएगा और उसमें एक जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर इतने सारे केसेस अगर सीबीआई को एक वो डेटा भी सबके सामने आना चाहिए और ये पत्रकारों के लिए भी आप लोगों के लिए भी एक रिसर्च का विषय है कि आप देखिए कि पिछले 10 बरस, 15 बरस में कितने केसेस सीबीआई को ट्रांसफर किए गए और उसमें कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ और किस केस का क्या फलाफल हुआ, वो सामने आएगा। जो अगर उस डेटा को देखेंगे, आप ग्राफिकल देखेंगे तो आपको सब मालूम चलेगा कि ये तो मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत सीरियस बात नहीं है। और इसमें कोई बहुत मतलब वो जो इफेक्टिव कह सकते हैं प्रभावशाली उसमें कोई उनका इम्पैक्ट नहीं दिखता है। हम लोग तो यही देख पा रहे हैं प्राइमी फेसिया। अब कुछ होता होगा, कुछ एक आध केस में हुआ होगा तो हुआ होगा। ये इसको रोका कैसे जा सकता है? आप पुलिस पदाधिकारी के रूप में एक
शिक्षक के रूप में आपको कैसे लगता है? जैसे IIT वगैरह की परीक्षा होती है तो बहुत कभी कहाँ सुनने को मिला जो क्वेश्चन आउट हो गया। ये समस्या वही है यहाँ जहाँ 1 2 3 चेक करने वाला है, समस्या वहीं पे है। नहीं तो क्या देखिए आपको मतलब लगता है कि ये हाँ, ये प्रोसेस देखिए बदलना चाहिए? देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो उस लीक को रोकने का सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी उस आयोग की है जो परीक्षा कंडक्ट करती है, जो एग्जामिनी बॉडी है। आप यूपीएससी जो एग्जामिनी बॉडी है उनका जो वर्किंग स्टाइल है और जो आईआईटीज का बात की, आईआईएम कैट का है, क्लैट का एग्जाम है, तो इस सब में हम लोग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में सुनते हैं। तो एग्जामिनी बॉडी को बहुत मतलब साइंटिफिक होना पड़ेगा, फुल प्रूफ होना पड़ेगा, अपना एक टीम बनाना पड़ेगा कि मतलब कैसे। दूसरी बात क्या है कि कई बार बीपीएससी के ऊपर में भी सवाल उठते रहे हैं, कई लोग उठाते रहते हैं सवाल कि वहाँ जो लोग इन पोस्ट हैं, उनका इंटीग्रिटी पे बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो ऐसे मामलों में सरकार को बहुत अटेंटिव होना चाहिए, बहुत संवेदनशील होना चाहिए। अटेंटिव से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनको बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि वहाँ जो भी चेयरमैन हो, सचिव हो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, तो इनका जो पोस्टिंग होता है तो उनमें हाई इंटीग्रिटी के लोगों को आप पोस्ट कीजिए ताकि उसका जो अस्मिता है वो बरकरार रहे। बीपीएससी अब सबसे बड़ा एग्जामिनी बॉडी है इस राज्य का और किसी स्टेट का समझिए वो प्रेस्टीज है। वो केवल एक एग्जाम कंडक्ट करने वाला संस्था नहीं है बल्कि एक प्रेस्टीज है। अगर वो बीपीएससी सही से काम करेगी तो राज्य का भी नाम रोशन होगा उसके माध्यम से। तो रोकने का सरल उपाय है कि आप जो है जो एग्जामिनी बॉडी है उसको फुल प्रूफ बनाइए, वहाँ पे अच्छे लोगों को बहाल कीजिए, ऑनेस्ट लोगों को बहाल कीजिए और उनका मतलब जो सोशल नेक्सस है वो ऐसे लोगों को ना बहाल कीजिए। तो इन चीज़ों के लिए तो मान लीजिए बहुत सरकार को भी बहुत मजबूत आत्मबल रखना पड़ेगा कि हम हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफिसर हो सरकार को बहुत फ़ेवर ना करता हो, लेकिन वो ऑफिसर का इकबाल इतना अच्छा हो, वो उस ऑफिसर का इंटीग्रिटी अच्छा हो, उनको आप पोस्ट कीजिए, तो वो चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा वो। अखिलेश जी, एक कहानी हम लोग एकलव्य के बारे में पढ़ते थे। मतलब एकलव्य जिनके पास योग्यता है, बेहतर धनुर्धर थे। कहा जाता है कि वो अर्जुन को भी अगर वो धनुर्धर होते तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हुँ। होता। एक सिंबॉलिक तरीके से एक एकलव्य को लेकर इस देश में हजारों वर्षों से सियासत चली आ रही है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन आज के तारीख में हजारों हजार एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है सही इस बात। डेमोक्रेसी में, और सब लोग खामोश हैं। अब ये बताइए कि ये तो खामोशी मतलब ये तो प्रतिभा का सीधे सीधे तौर पर जो है सो गला रेतना है। और नहीं इसमें हाँ, इतना एकदम बड़ा एकदम इम्पैक्ट। ये बहुत बहुत चिंताजनक है। और देखिए कि टीआरई पेपर लीक मामले में भी जो मतलब इवन सरकार के मंत्री लोगों का भी जो बयान आया डिफेंडिंग मोड में, ये भी बहुत निराशाजनक है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही से पता नहीं है और चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस में है, तो एटलीस्ट चुप रहना चाहिए। लेकिन मतलब ये सुन कर के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि कुछ मंत्री का बयान आया, उसको ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंड कर रहे हैं आयोग को और वो मतलब जो कैंसिल हुआ है मतलब ये पेपर लीक हुआ है उसको नकार रहे हैं। तो ये कैसा मैसेज है बताइए? और ऐसे लोग भी मतलब हमारे रहनुमा बने हुए रहते हैं और हमारे ऊपर मंत्री बन के राज करते हैं और हमारा पॉलिसी का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मतलब जब कैंसल हुआ अभी, मैं तो मतलब उनसे आग्रह करूँगा कि आप इस्तीफ़ा दें और सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा कि उनका इस्तीफ़ा लीजिए, कि जो आदमी जिस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे और वो मामला उसके उल्टा निकला। निकला तो यानी उसका इंटीग्रिटी पे सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल को अब बनाए रखना है। क्योंकि देखिए हाँ। ये फिर हम लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीने में बस चीजें समाप्त होगी, दूसरा परीक्षा हो जाएगा और फिर लोगों के जेहन से चला जाएगा। देखिए जो हाँ, नहीं प्रश्न पत्र छपने की बात हो रही है, टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी वही छपा है। और जो आप लोग कहते हैं, जो एक क्राइम का जो एक अपना सीन होता है ना, उसको लेकर ही बीपीएससी सवाल खड़ा किया कि भाई तब तो दोनों का भी आउट हुआ होगा, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही हम लोगों ने अपनाया है, ज्योतिन प्रसाद करके गए थे। तो ये भी बड़ा एक संकेत है, क्योंकि देखिए जितना सॉल्वर गैंग वाले लोग पकड़ा रहे हैं, ये तो आश्चर्यजनक बात है कि दरभंगा में सॉल्वर गैंग वाला भी पकड़ाया, पैसा 4 लाख रुपया लेके घूस देने के लिए आया था कि अंगूठा नहीं मिल रहा है, मेरा अंगूठा मिला लीजिए। और उस केस का अनुसंधान मतलब समझिए कि इस सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को एसपी देके चला गया, बताइए। जबकि सीधे तौर पर इस तरीके का अनुसंधान डीएसपी स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है और उस पर पूरा काम होना चाहिए, कुछ नहीं, न रिमांड पर लिया न कुछ, बस ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसको क्या कहिएगा?
नहीं मतलब ये दुखद है। देखिए, इस तरह का चीज़ जितना हो भी होगा वो बहुत दुखद है। हम लोग हमेशा इसका प्रतिकार करते हैं और मोरली भी प्रतिकार करते हैं और शब्दों से भी करेंगे। और मैं मतलब देखिए युवाओं को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे चीज़ों का प्रतिकार कीजिए। और जो जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है कि कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है। एटलीस्ट गुप्त रूप से आप सरकार को मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या मतलब चिट्ठी में लिख करके आप सूचना दीजिए। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा। जैसे अभी ही मामला है, अगर मान लीजिए लोग एक्टिव नहीं हुए तो क्या लगता है कि ये कैंसल नहीं होता? ये तो मान लीजिए कि मतलब जैसा हमको लग रहा है कि जब बहुत लोग एक्टिव हुए तब सरकार के संज्ञान में ये बात आई और तब वो एक्शन में आए। तो ये अब देखिए कि मतलब युवाओं को पढ़ने के साथ-साथ में इन चीज़ों अपने हक के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा और वो मजबूती से आवाज़ उठाना पड़ेगा और आप हर लेवल पे प्रतिकार कीजिए और अपने नेताओं से सवाल कीजिए। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि सवाल कीजिए। सवाल करना शुरू करेंगे तो वो उनको उनको भी डर लगेगा। जब हम सवाल नहीं करते हैं और अपने पसंद के नेता को डिफेंड करने लग जाते हैं, तो उसी में उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो किसी भी लेवल का गड़बड़ी फैलाने के लिए रेडी रहते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। ये हमारे साथ अखिलेश जी थे, जो पुलिस पदाधिकारी भी रहे हैं और प्रोफेसर हैं, जिन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी राय रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनरेशन का सवाल है। अगर अयोग्य लोग सिस्टम में आ जाएंगे, वो इतना बड़ा नुकसान करेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पूरा जनरेशन का सवाल है। और ऐसे में हमें लगता है कि तमाम जो बिहार के शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षित लोग हैं, उन्हें और सजग रहने की जरूरत है। इसलिए हमने मास्टरवा के खिलाफ अभियान चलाया था। ये जो फर्जी टीचर है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, उस कोशिश को और तेज कैसे किया जा सके, ये सारी चीजें हैं। चलिए, ये अभियान हम तमाम बिहार के लोगों की का ये नैतिक जीत है कि वह प्रश्न पत्र आउट होने के बावजूद भी बीपीएससी अलग अलग तरीके का तर्क दे रहे थे। मंत्री जी तो बीपीएससी के साथ ही खड़े दिख रहे थे। आखिरकार एक नैतिक विजय हुआ है, लेकिन ये लड़ाई यही नहीं थमने वाली है। ये लड़ाई लंबी लड़ने की जरूरत है, तभी बिहार और बिहार का भविष्य सुरक्षित रहेगा।